हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लिया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आज के मुख्य समाचार बने हुए हैं। और नेशनल पेज, इंटरनेशनल पेज, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एडिटोरियल सभी पेजों को कवर किया जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आप अपने टाइम टेबल में अगर छोटा सा बदलाव करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपने पढ़ाई का अपना टाइम टेबल बनाते हैं और उसमें प्रैक्टिस को, अगर आप जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर उस पूरे अपने टाइम टेबल में एक सेक्शन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखते हैं, रिवीजन के लिए रखते हैं, तो उसका बदलाव आपको आने वाले दिन में यानी कि लगभग 1-1.5 महीने में ही दिखने लगेगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट को उतने ही समय में कवर कर लेता है, आपके ज्ञान की परख हो जाती है, इसलिए सेट पेपर जरूरी माना जाता है। और रिवीजन चीज़ें आपको भूलने नहीं देती हैं, इसलिए अपने टाइम टेबल, अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे बदलाव करिए और फिर उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अब चलिए वीडियो न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली है, लद गए विस्तारवाद के दिन, ये बोला है मोदी ने। लेह का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को चौंका दिया है और शांति को कमजोरी समझने की भूल न करने की भी हिदायत दी है। 15 अगस्त को कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी है। और तीसरी न्यूज़ है, सितंबर में होगी जेईई मेंस एडवांस व नीट की परीक्षाएं। तो चलिए पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। लद गए विस्तारवाद के दिन। सीमा पर जारी तनाव के बीच शुक्रवार को अचानक लेह का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया है। इस दौरान उन्होंने चीन को सख्त संदेश दिया था कि लद्दाख भारत का मस्तक है और हमारे सैनिक मजबूत इरादे के साथ अपनी धरती की रक्षा के लिए डटे हैं। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के पराक्रम का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के फौजियों ने अपने शौर्य से दुश्मनों ही नहीं, पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। चीन की विस्तारवादी नीति पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विकासवाद का दौर है जिसमें दुनिया ने विस्तारवाद के खिलाफ अपना मन बना लिया है। सामरिक चुनौतियों का मजबूती से जवाब देने के लिए सेनाओं को आधुनिक हथियारों से लैस करने की गति तेज करने की बात कह प्रधानमंत्री ने चीन को यह 2 टूक संदेश भी दे दिया कि शांति की प्रतिबद्धता को भारत की कमजोरी मानने की भूल उसे नहीं करनी चाहिए। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत चीन में जारी सैन्य तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक लेह का दौरा कर चीन को सामरिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर बड़ा और चौंकाने वाला संदेश दिया है। लद्दाख के नीमू में सैन्य बेस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दुश्मन को भारत की सामरिक ताकत को कम आंकने की भूल नहीं करने की नसीहत दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 15 अगस्त को कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाला स्वतंत्रता दिवस शायद कोरोना से मुक्ति का भी मंत्र लेकर आएगा। लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की साझेदारी में तैयार इस वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण पूरा सफल रहा है और इसके ह्यूमन ट्रायल की भी प्रक्रिया चल रही है। आईसीएमआर ने ट्रायल के लिए चुने संस्थानों को तय सीमा के भीतर इसके अनुपालन का सख्त निर्देश दिया है। यदि 15 अगस्त को यह वैक्सीन लॉन्च हुई तो यह दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, सितंबर में होगी जेईई मेंस एडवांस व नीट की परीक्षाएं। दिल्ली सहित देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जेईई मेंस और नीट की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को टाल दिया है। अब ये परीक्षाएं सितंबर में होंगी। इसके साथ ही जेईई एडवांस की भी परीक्षाएं अब सितंबर में होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इनकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। फिलहाल यह परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में अलग अलग तारीखों पर प्रस्तावित थीं। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया था कि आईआईटी सहित दूसरे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में नया शैक्षणिक सत्र अब सितंबर के बाद ही शुरू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
शुक्रवार को इन परीक्षाओं को लेकर गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट की परीक्षाओं को टालने का ऐलान किया है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भाग्य का आज हो सकता है फैसला। दूसरा है भारत के प्रति चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपना रखी है आक्रामक नीति। तीसरा है अमेरिका में बढ़ती जा रही है कोरोना की मार। और चीनी कानून का शिकार हुआ पहला नागरिक। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। ओली के भाग्य का आज हो सकता है फैसला। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद पर रहेंगे या नहीं, इसका फैसला शनिवार को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चर्चा का मुख्य विषय ओली का भविष्य तय करना ही होगा। पार्टी की इस सबसे शक्तिशाली इकाई की गुरुवार को बैठक होनी थी, लेकिन शीर्ष नेताओं के बीच ओली के त्यागपत्र के मुद्दे पर सहमति न बन पाने के कारण इसे टाल दिया गया था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को ही कह दिया था कि ओली को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके हाल के भारत विरोधी बयान न तो राजनीतिक रूप से सही हैं और न ही कूटनीतिक रूप से उचित हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत के प्रति राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपना रखी आक्रामक नीति। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने के शासनकाल में चीन ने भारत के प्रति आक्रामक विदेश नीति अपना रखी है और वह वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने की कोशिश का विरोध करता है। इसी कारण दोनों देशों के बीच शांति को लेकर खतरा पैदा हो गया है। यह बात अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में कही गई है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की इस रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर 7 सप्ताह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। 15 जून को गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान की शहादत से यह तनाव और बढ़ गया है। जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने 2013 से ही भारत के प्रति आक्रामक विदेश नीति अपना रखी है। भारत और चीन ने सीमा पर शांति बहाल रखने और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए हैं, लेकिन चीन सीमा विवाद को उलझाए रखना चाहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अमेरिका में बढ़ती जा रही कोरोना की मार। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका में इस महामारी की मार बढ़ती जा रही है। विश्व के इस सबसे शक्तिशाली देश में रोजाना नए मामलों का रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। गुरुवार को 55,000 से ज़्यादा नए संक्रमित पाए गए। यह एक दिन में नए मामलों का वैश्विक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। अमेरिका में बुधवार को 52,000 लोग संक्रमित पाए गए थे। इस देश के 50 में से 37 प्रांतों में महामारी तेज गति से अपने पांव पसार रही है। इससे पहले एक दिन में नए मामलों का रिकॉर्ड ब्राजील के नाम था। इस लैटिन अमेरिकी देश में गत 19 जून को रिकॉर्ड 54,771 मामले पाए गए थे। अमेरिका में कैलिफोर्निया महामारी का नया केंद्र बनता जा रहा है। इस प्रांत में पिछले 2 हफ्ते के दौरान नए मामलों की दर 56% हो गई है। टेक्सास में गुरुवार को करीब 8,000 संक्रमित पाए गए। अमेरिका में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 28,37,000 से अधिक हो गई है। अब तक 1,31,000 से ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है चीनी कानून का शिकार हुआ पहला नागरिक। हांगकांग में चीन का नया कानून आते ही लोकतंत्र समर्थकों पर बर्बरता शुरू हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आज़ादी के नारे लगाने पर एक नागरिक पर नए सुरक्षा कानून के तहत अलगाववाद और आतंकवाद को उकसाने का आरोप लगाया गया है। वह चीनी कानून का पहला शिकार बताया जा रहा है। चीन ने अपने नियंत्रण वाले हांगकांग में गत मंगलवार को यह नया कानून लागू किया था। इस कानून के तहत बुधवार के मार्च में शामिल हुए 370 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच हांगकांग की सरकार ने स्वतंत्र हांगकांग के नारे को गैरकानूनी करार देते हुए कहा था कि यह नारा नए कानून के तहत अलगाववाद को दर्शाता है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है
भारत के ढुलमुल रवैये के कारण चीन हड़पता गया बाजार। दूसरा है कि चीन से मुकाबले के लिए 6 क्षेत्रों में होंगे बड़े बदलाव। और तीसरी न्यूज़ है, चीन से बिजली उपकरणों के आयात पर लगेगी पूरी रोक। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत के ढुलमुल रवैये के कारण चीन हड़पता गया बाजार। चीनी सामान के बहिष्कार की आवाज़ों के बीच राजनीतिक जंग भी छिड़ी है और चीन के साथ व्यापार पर व सीमा पर भिड़ंत के लिए एक दूसरे की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि पिछले 1.5 से 2 दशक में व्यापार से जुड़ी दूरगामी नीति के अभाव, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी, टैरिफ पॉलिसी का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लिंक नहीं होना, लाल फीताशाही का हावी रहना, करेंसी में मजबूती और सबसे अहम बात चीन के साथ सामरिक स्थिरता कायम रखने के लिए व्यापारिक स्तर पर नरम रहने जैसे मामलों के कारण 2005-06 से 2013-14 के दौरान चीन से होने वाले आयात में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं चीन को होने वाला निर्यात इन 8 वर्षों में मात्र 2 गुना हो पाया है। देश की दवा बनाने वाली कंपनियां पिछले दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि 15 साल पहले हमें फर्मेंटेशन के लिए पर्याप्त बिजली मिल गई होती तो आज हमें यह दिन न देखना होता। फर्मेंटेशन के लिए एक निश्चित तापमान को लंबे समय तक कायम रखने की जरूरत होती है। जनरेटर के भरोसे यह संभव नहीं था। नतीजन यह हुआ कि पिछले 15 वर्षों से भारत बल्क दवा के लिए 90% तक चीन पर निर्भर होता गया। यह व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में टैरिफ को ध्यान में रखते हुए FDI नीति का आज भी अभाव है। चीन व अन्य देशों में जिस सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना होता है उस सेक्टर में टैरिफ की दर ऊंची होती है। नेक्स्ट है, चीन से मुकाबले के लिए 6 क्षेत्रों में होंगे बड़े बदलाव। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विश्व स्तर पर चीन को मुकाबला देने के लिए सरकार 6 क्षेत्रों में जल्द ही बड़े बदलाव करने जा रही है। इन 6 क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, लॉजिस्टिक्स, जमीन क्लस्टर व सेज एवं बिजली शामिल हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इन 6 क्षेत्रों में सुधार के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलते ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। सरकार का मकसद चीन से होने वाले आयात को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बनाने के उद्देश्य से यह तैयारी हो रही है। इस साल के बजट प्रावधान के मुताबिक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगा। FDI पॉलिसी की समीक्षा की जा रही है और FDI पॉलिसी 2020 जल्द रिलीज की जाएगी। निवेश के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन से बिजली उपकरणों के आयात पर लगेगी पूरी रोक। चीन को आर्थिक तौर पर सबक सिखाने की भारतीय कोशिश आने वाले दिनों में और तेज होगी। सरकार चीन से आयातित होने वाले बिजली सेक्टर के सारे उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। बिजली मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों व विभागों के साथ मिलकर पारंपरिक और गैर पारंपरिक बिजली क्षेत्र से जुड़े सभी तरह के उपकरणों का घरेलू स्तर पर पर्याप्त निर्माण करने की नीति पर काम कर रहा है। वैसे अभी इन पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन यह व्यवस्था जरूर कर दी गई है कि चीन से बिजली उद्योग से जुड़े किसी भी तरह के उपकरणों का आयात पूर्व मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। बिजली मंत्री RK सिंह ने यहाँ संवाददाताओं को यह जानकारी दी है। वह राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। भारत अपनी जरूरत के ऊर्जा उपकरणों का बड़े पैमाने पर चीन से आयात करता है। बिजली मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में हमने कुल 71,000 करोड़ के बिजली उपकरणों का आयात किया था, जिसमें से 33,000 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया गया था। हम चीन से वैसे उपकरण भी मंगाते हैं जो आसानी से देश में बनाए जा सकते हैं। यानी निश्चित तौर पर भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है। अगर वो चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में चीन के बराबर खड़ा हो सकता है। तो ये 3 हेडलाइंस थी बिजनेस पेज की। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा राजनीति की बिगड़ती भाषा।
देखना दयनीय है कि जब देश गंभीर चुनौतियों से दो चार हो रहा है तब प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि कहाँ छिपे हो, डरे क्यों हो। मतलब ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है और ये एक तरीके से देश हित में नहीं है। और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है प्रोत्साहन मांगता पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान। एलोपैथी के विपरीत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में कई रोगों का समूल निदान किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी अनदेखी की गई है और अब इस सेक्टर को भी बढ़ाने की जरूरत है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है साहित्यकार क्षमा शर्मा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है चीन के पाखंड पर प्रहार। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लेह का दौरा करके चीन को आईना दिखाया है और कहा है कि वो अपनी हद में रहे, इसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। करीब 50 वर्ष पहले मैं बनारस से भुवनेश्वर अपने नए पद पर कार्य करने गया था। मेरा परिवार भी साथ था। वहां पहुंचने के 7-8 दिन बाद 8-9 साल की बच्ची अपने माँ के साथ आई और मेरी 1.5 साल की बेटी के साथ खेलने लगी। वह उड़िया बोलती थी। हम भाषा से अपरिचित थे। अध्यापक होने के नाते मैं उसकी माँ से बेटी को स्कूल भेजने के लिए समझाने का प्रयास कर रहा था। तभी मैंने उस बच्ची को अपनी बेटी के लिए अभद्र पिल्ला कहते हुए सुना, एक मीठी सी झिझकी के रूप में। अभद्र शब्द का वह उपयोग मुझे अत्यंत सार्थक लगा। उत्तर प्रदेश में अभद्र शब्द का प्रयोग भद्र लोगों की बड़ी बैठकों में भले ही होता हो, सामान्य पढ़े लिखे लोगों के बीच नहीं होता। मैंने इसके बाद कई विद्वानों से इस पर चर्चा की, भाषा की पवित्रता को जानने का प्रयास किया, अपने विद्यार्थियों को भाषा की शालीनता और पवित्रता का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। उड़िया में जिस शालीनता से अनपढ़ व्यक्ति भी आज्ञा शब्द का उपयोग करता है, वह विद्या दलित विनिमय का साकार रूप स्पष्ट करता है। तो किसी भी भाषा, कोई भी भाषा एक तरीके से जो उसे बोलता है वो उसके लिए संपूर्ण ज्ञान होती है। मान लीजिए जैसे उड़िया भाषा का ही यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, तो उड़िया जो बोलता है उसके लिए वही सब कुछ है, वही उड़िया भाषा का महत्व तो समझ सकता है, क्योंकि वो और किसी भाषा में उस चीज़ को नहीं समझा सकता है। इसलिए किसी भी भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी भाषाएं समान हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि इस बारे में मैंने अनेक जानकारों से चर्चा की है। इनमें से वे लोग भी हैं जिन्होंने पिछले 50 से 60 वर्षों के राजनीतिक परिवर्तन को गहराई से देखा है। सभी को चिंता भारत की भावी पीढ़ियों की है। पारस्परिक सम्मान और श्रद्धा में आई कमी भाषा में बहुधा दिखाई सुनाई पड़ जाती है। हाल के समय का सबसे अधिक चर्चित वाक्य चौकीदार चोर है माना जाता है, लेकिन अब उसमें सरेंडर मोदी को भी जोड़ दिया गया है। चौकीदार चोर है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नारा दिया है। जिन दिनों यह नारा खूब प्रचलित किया जा रहा था, उन्हीं दिनों मुझे फ्रांस जाने का अवसर मिला। वहां भी लोग जानना चाहते थे कि आखिर प्रधानमंत्री को इस तरह खुलेआम चोर क्यों कहा जा रहा है। प्रजातंत्र में ऐसा नेतृत्व उभरना असंभव है जिसमें किसी प्रधानमंत्री को सभी लोग पसंद करते हों। यह नरेंद्र मोदी के साथ भी लागू होता है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी तीखी आलोचना उन्होंने झेली, उसका अन्य कोई उदाहरण नहीं है। आलोचना और तिरस्कार सहने में वह अद्वितीय हैं। राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों के पास अपनी विद्वत मंडली होती है। आखिर वह ऐसे अवसरों पर अपने लोगों को प्रशिक्षित क्यों नहीं करती और अपने नेताओं की गलतियों को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जब देश कोरोना जैसी महामारी के साथ चीन और पाकिस्तान की दुष्टता का एक साथ सामना कर रहा है, तब हमारे नेता भाषागत शालीनता भूल बैठे हैं। लेकिन यह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर सबल नहीं बन सकता। भाषा की शालीनता पर दोनों पक्षों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह सहयोग, संवाद और सहमति के लिए पहली सीढ़ी है। यह किसी से छिपा नहीं कि आज इन्हीं की सबसे अधिक जरूरत है।
दूसरा आर्टिकल है प्रोत्साहन मांगता पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान। करीब एक 1.5 दशक पहले जब स्टेम सेल से चिकित्सा के बारे में चर्चा शुरू हुई थी, तब यह दावा किया जा रहा था कि भ्रूण से प्राप्त स्टेम सेल्स से तमाम ऐसी बीमारियां दूर हो सकती हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वे एक बार हो जाएं तो कभी ठीक नहीं होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गठिया आदि। आज हाल में चीन में कोरोना फैला तो सुनने को मिला कि यह रोगियों के इलाज में अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का भी इस्तेमाल किया गया। तभी अमेरिका में कहा गया कि स्टेम सेल्स का इस्तेमाल भ्रूण के मानवाधिकार के विरुद्ध है। ध्यान रहे जब से IVF के जरिए शिशुओं का जन्म होने लगा तब से ऐसी बातें हो रही हैं। स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते उस प्रक्रिया पर नज़र पड़ी जिसमें कहा गया कि क्या आपको लगता है कि मेडिकल माफिया इस तरह के किसी इलाज को आने देगा? सालों पहले पारंपरिक चिकित्सा और प्राच्य विद्या के एक विशेषज्ञ ने कहा था कि यह जो तपस्या करने वाली बात है, जिसके तहत कहा जाता है कि लोग जंगल में जाकर हाथ जोड़कर तपस्या करने लगते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातें भ्रम फैलाने की कोशिश है। कहा जाता है कि जब यूरोप और अमेरिका कबीलाई समाज में था तब वहाँ असली अंधकार युग था। तब अपने यहाँ तमाम तरह के चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ। क्या हम जानते हैं कि कैसे एलोपैथी के दबदबे ने तमाम किस्म के पारंपरिक ज्ञान को हमारे जीवन से बाहर कर दिया है? बहुत से देशों में एलोपैथी के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियां, जिसमें होम्योपैथी भी शामिल है, प्रतिबंध है। ऑस्ट्रेलिया में होम्योपैथी से इलाज नहीं किया जा सकता है। वहाँ रहने वाले एक परिवार ने बताया कि उनके एक मित्र के बच्चे को कैंसर हो गया है, जिन्होंने चुप चुप के होम्योपैथी से इलाज कराया है। आज वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से इलाज करने वालों को झोला छाप नाम दे दिया जाता है, बगैर यह जाने कि उनकी पद्धति कितनी वैज्ञानिक है। यह रवैया ठीक नहीं है। इसी रवैये के कारण आयुर्वेद का नाम आते ही तमाम लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, जबकि उससे हमारे यहाँ हजारों साल से इलाज होता चला आ रहा है। हर पारंपरिक ज्ञान में कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, आखिर उनका लाभ क्यों न उठाया जाए। तीसरा आर्टिकल है चीन के पाखंड पर प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यकायक लेह पहुंचकर केवल वहां तैनात जवानों का मनोबल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने चीन को यह सख्त संदेश भी दिया कि भारत उसकी अतिक्रमणकारी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। यह अच्छा हुआ कि चीन ने उनके इस संदेश को ग्रहण करने के साथ ही उनके इस कथन पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। विस्तारवाद की सनक सदैव विश्व शांति के लिए खतरा होती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर उसे विस्तारवादी बताया, लेकिन चीनी सत्ता को यह समझते देर नहीं लगी कि दरअसल उसके ही नापाक इरादों को रेखांकित कर उसे विश्व शांति के लिए खतरा बताया जा रहा है। साफ है कि चोर अपनी दाढ़ी का तिनका खोजने में लग गया है। चीन के विस्तारवादी इरादों की पोल खोलने वाले बयान का चीनी विदेश मंत्रालय का यह कहना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि चीन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी है कि किसी भी पक्ष को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात बिगड़े। आखिर यह चीन ही है जो लद्दाख सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने अतिक्रमणकारी रवैया नहीं अपनाया होता तो सीमा पर कोई तनाव ही क्यों होता। यह अहंकारी चीनी सत्ता की सनक नहीं तो और क्या है कि उस गलवान घाटी को अपना बता रहा है जिसका नामांकन एक भारतीय के नाम पर हुआ है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज, और स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि फार्मूला 1 ट्रैक पर फिर कारों ने भरा फर्राटा, अभ्यास सत्र में हैमिल्टन आगे। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने सत्र की पहली ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स के पहले 2 अभ्यास सत्रों में शुक्रवार को सबसे तेज समय निकाला। यह ब्रिटिश ड्राइवर 4.3 किलोमीटर लंबे रेडबुल रिंग सर्किट पर मर्सिडीज के अपने साथी वॉलेटरी बोटास से 2 बार आगे रहे। हैमिल्टन पहली रेस में 0.356 यानी कि 356 सेकंड आगे रहे, जबकि दूसरी बार में 0.197 सेकंड आगे रहे। यहाँ पिछली 2 रेस जीतने वाले मैक्स वर्स्टापेन ने शुक्रवार को पहली रेस में तीसरा सबसे तेज समय निकाला, लेकिन दूसरी रेस में वह 8वें स्थान पर खिसक गए।
तो ये आज का 4 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।